नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, जिस वैकेंसी का हम सभी अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कई महीनों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, वो वैकेंसी फाइनल देखने को मिल रही है आपको और उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बताया गया है, वो 411 के आस-पास में बताया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरओ-आरओ वैकेंसी की, जिसका कई सारे अभ्यर्थी कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ-आरओ है क्या? वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसकी आयु सीमा क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या-क्या आ रहा है, कौन-सी चीज़ कैसे पढ़नी है, जो सबसे मेन कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है आरओ एग्ज़ाम को लेकर के सो वो आता है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। क्योंकि आप इसमें देखोगे 3 चरण में तो हो रही है, बट जो दूसरा चरण होता है उसके सिलेबस में कई सारी कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों को रहती हैं। आप निश्चिंत होके वीडियो देखिए, आपको आज की इस वीडियो के बाद में आरओ के एग्ज़ाम और उसके सिलेबस से रिलेटेड किसी भी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं मैंने कहा जो कुल पद हैं वो 411 हैं, बट जो मेरा अनुमान है ये भर्ती 500 के आस-पास में जब फाइनल एडवर्टाइज़मेंट आएगा, आपको 500 के आस-पास में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आयु सीमा की बात करते हैं, तो आयु सीमा में अगर आप देखोगे तो 2 जुलाई 1983 से लेकर के 2 जुलाई 2002 के बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में कोई भी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपकी एज 21 से 40 के बीच तक होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम 21 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष के बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओटीआर होना आवश्यक है, जो इसका नया स्टेप है। जी हाँ, ये बात सही है, आपको ओटीआर इसमें ज़रूरी होगा। ओटीआर क्या है? ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, आसान है, आप लोग भर सकते हो। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने इसको भर दिया होगा, जो नहीं भरे हैं वो प्लीज़ इसको फाइनली भर दीजिए, क्योंकि इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन आरओ वैकेंसी के लिए नहीं कर पाएँगे। तो ओटीआर होना आवश्यक है। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है? तिथि क्या है? ये कब से कब तक आपको देखने को मिलेगा? तो आप बोल दोगे कि ये 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म जो होंगे वेबसाइट पे आ जाएँगे और ये 9 नवंबर तक चलेंगे। मीन्स आपको पूरा 1 महीना मिलेगा, बट मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि यूपीपीएससी की वेबसाइट जो होती है कभी-कभी बहुत बिज़ी चलती है, तो आप लोग लास्ट डेट का किसी भी फॉर्म में बेसिकली लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आप 9 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आप जितना जल्दी हो सकता है और इसको फॉर्म भर दीजिए। आगे की बात करते हैं, तो इसमें जो वेतनमान होता है, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आरओ वैकेंसी। देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पता है आरओ क्या है। आरओ को हिंदी में समीक्षा अधिकारी, एआरओ को सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। ये बेसिकली सचिवालय में बैठने वाली एक ऐसी जॉब है जो ऑफिसर्स रैंक की है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। आप लोगों में से अधिकांश बच्चे ये सब आरओ और एआरओ का नाम सुनते ही इस जॉब का महत्व जो है वो जान जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आरओ एआरओ क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी सचिवालय में अगर आप जाते हो, तो और अगर कहीं पर भी जब इलेक्शन ड्यूटी होती है, तो इलेक्शन में मान लीजिए आपको कोई भी चुनाव चिन्ह मिलना है और उस चुनाव चिन्ह में कोई भी गड़बड़ी है, तो वो कौन देखेगा? सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी का पद अपने आप में एक बहुत ही गरिमामय पद है और ये डिपेंड करता है कि आप क्या उस लायक अपने आप को बना पा रहे हो कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो मैं इसके वेतनमान की बात करता हूँ, तो अगर 7वें लेवल की बात करूँ, 7वें लेवल का जो वेतनमान चल रहा है, वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में है। ठीक है? अगर आप बात करोगे तो 44,900 से 1,42,400 के बीच आपको ये देखने को मिलेगा और ये मैं कह रहा हूँ जो 7th लेवल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 8th लेवल की बात करोगे 8th लेवल की बात करोगे तो ये 47 से स्टार्ट हो जाएगा। 47 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 150 के आसपास तक जाएगा। 150 के आसपास तक जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इसकी सैलरी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जिसको आप ठीक से अगर और इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आपका इस एग्ज़ाम में कुछ भी वैसा नहीं पूछा जा रहा है जो
आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नया नहीं पूछा जाने वाला है। आगे हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें क्या होता है। तो आप देखेंगे, मैं जब बात करता हूँ इसकी, तो इस परीक्षा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 चरण, बट फाइनली अगर आप देखोगे तो +1 होता है, मतलब 3 चरण आप बोलोगे। तो एक तो हो जाता है आपका, एक हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा के बाद में एक हो जाती है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, उसका सिलेबस क्या है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ये वीडियो जब आप देख रहे हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इसके सिलेबस को लेकर के डाउट रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव आना है? ऑब्जेक्टिव आना है तो डिस्क्रिप्टिव की बात क्यों करी जा रही है, सब्जेक्टिव की बात क्यों करी जा रही है, इससे की बात क्यों करी जा रही है? ये सारे कंफ्यूजन आज की वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, तो इसमें अगर मैं बताता हूँ आपसे, तो आप बोलिए कि पहला पेपर जो इसमें होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। पहली चीज हो गई 2 पेपर। पहला पेपर का नाम आप क्या दे दोगे? तो जी पहले पेपर का नाम आप दे दोगे सामान्य अध्ययन, और उसके 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर के होंगे, और ये 120 मिनट का पेपर होगा। मतलब 120 मिनट का क्या हुआ, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे का आपका पेपर है, 140 नंबर मिलेंगे उसको, और 140 प्रश्न होंगे। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, 2 पेपर होने हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होना है, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होना है। सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे और वो 140 नंबर लेके आएंगे, और टाइमिंग आपको उसके लिए मिलेगी 2 घंटे की। दूसरा पेपर जो होगा वो आपका सामान्य हिंदी का होगा। इसके 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के होंगे, और ये 60 मिनट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सामान्य हिंदी के लिए आपको 1 घंटा पूरा मिल जा रहा है 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 60 नंबर भी गेन करेंगे। तो अगर आप फाइनली देखोगे तो ये एक तरह से 120 मिनट, या फिर आप कह सकते हो 3 घंटे का आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होगा, जो कि 200 नंबर दिलाएगा, और प्रश्न भी इसमें 200 होंगे। मतलब 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न, 200 नंबर जो कैरी करेंगे उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर उसके आगे की बात करते हैं। चलो इसमें आप देख लो, मैं लेवल की अगर बात करता हूँ, तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का लेवल थोड़ा ठीक रहता है, और आपको जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ी डिटेल में पढ़नी है चीजें। डिटेल में कैसे पढ़नी है? जैसे कि आपको सिर्फ फैक्ट रटने से ये एग्जाम पास करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आस-पास की डिटेलिंग अपने पास रख लीजिए। ये एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो हिंदी आती है, तो अभी तक के जो पैटर्न है मैंने देखा, हिंदी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता। आप अगर सामान्य तैयारी के साथ में भी जाते हैं, तो भी 50 प्लस नंबर इसमें गेन कर लेंगे। अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो 55 प्लस के आसपास में भी नंबर इसमें आ जाते हैं। मेन भूमिका निभाता है आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें 140 प्रश्न आते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं, वो होते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम। अब उसके पहले हम ये देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो पैटर्न जो परीक्षा का होगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। और ये कितनी है नेगेटिव मार्किंग? तो आप बोल दोगे 1/3, मतलब 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन पे आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका 1 क्वेश्चन सही जो है वो काट लिया जाएगा। ये 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उसके बाद में जब आगे चलते हैं, तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न पाठ्यक्रम देखेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। आप देखोगे तो कभी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे क्वेश्चन, कभी डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो हम लोग इसको आज ठीक से समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की क्या क्या खास बातें हैं। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, मतलब 3 पेपर होने हैं हमारे। 3 पेपर होने हैं। पहला पेपर हमारा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसे जीएस कहते थे, जो पीछे हुआ था। ये 120 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इनका टाइप क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। कुछ भी सोचना नहीं है, जैसे पीछे पेपर आपका हुआ था वही लेवल रहेगा, लगभग थोड़ा लेवल बढ़ा रहेगा, बट ऑब्जेक्टिव मोड में ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, और आपको इसको सॉल्व करना है। जो दूसरा पेपर होता है, ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है, जिसमें आपको 60
नंबर मिलते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें मैंने कहा आपसे कि इसमें आपको 60 नंबर गेन करने होते हैं, 60 नंबर का ये पेपर होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसकी अवधि होती है 3 घंटे। अच्छा, इसमें क्या आता है, ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन क्या है, 3 घंटे के लिए 60 अंक का पेपर। बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है, हमने नीचे इसके डिटेल में बात करी है, मैंने कहा है कि आप नहीं कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पे बस आप पेपर देख लीजिए, आपके 3 पेपर हो रहे हैं, एक सामान्य हिंदी आलेखन हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, और अभी आती है सामान्य हिंदी की बात। तो सामान्य हिंदी की जब बात करोगे आपको 120 अंक के लिए ये पेपर होगा और 3 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। तो पहला पेपर 2 घंटे का होगा, बाकी के दोनों जो पेपर हैं वो 3-3 घंटे के होंगे। जो तीसरा पेपर होगा बेसिकली बहुत सामान्य भाषा में इसको बोल देते हैं कि ये इससे वाला पेपर है, इससे आपको लिखने होते हैं। दूसरा पेपर ये जो आपका 60 नंबर का होता है, इसमें हिंदी और आलेखन की बात करी जाती है। मैं बता रहा हूँ अभी नीचे सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पता करेंगे। तो आप देख लीजिए ये पूरा पेपर जो होता है, तो ओवरऑल ये आपको 400 मार्क्स के पेपर देखने को मिलते हैं। 400 मार्क्स के पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इसके आगे हम जो बात करेंगे, जो तीसरा एवं अंतिम चरण मैंने बताया, ये 2 चरण हो गए। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हमने देखा, मौख्य परीक्षा का सिलेबस हमने देखा। अब अंत में जो तीसरा चरण है, जिसे अंतिम चरण कहा जाता है, वो है टाइपिंग टेस्ट। जी हाँ, अगर आप प्री और मेंस आपका क्वालिफाई हो जाता है, देन आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। टाइपिंग के लिए दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रीफर करना होता है। तो टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका अंतिम रूप से चयन होता है। टाइपिंग टेस्ट तो आपने देखा 3 चरण है। अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से पेपर होते हैं, जीएस और हिंदी का। जीएस 140 नंबर के लिए, हिंदी 60 नंबर के लिए, तो पूरे 200 प्रश्न 200 नंबर के लिए आते हैं। उसके बाद में हमने देखा मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में हमने देखा कि 3 पेपर हो रहे हैं। 3 पेपर में सबसे पहले जीएस आ रहा है, फिर सामान्य हिंदी और आलेखन आ रहा है, और तीसरा पेपर हिंदी निबंध के लिए आ रहा है। अब हम मुख्य परीक्षा के ठीक से विश्लेषण कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि मुख्य परीक्षा के पेपर में क्या क्या ऐसे पैटर्न हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो आप देखेंगे, जो मैंने कहा था ना पेपर 1, तो पेपर 1 तो सामान्य अध्ययन का हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना। मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, जैसे आपने प्री में दिया था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, और आपको यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, ये पेपर 1 की बात हो गई। आप पेपर 2 और पेपर 3 के, जो मैं बार बार अभी कह रहा था कंफ्यूजन वाला पार्ट, ये पार्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो पेपर 2 के बारे में जब बात करोगे, तो पेपर 2 आपने अभी देखा था, यह सामान्य हिंदी एवं आलेखन को है। इसको हम समझने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मानेंगे सबसे पहले खंड का या खंड 1। तो आप देखो, मैं कह रहा हूं खंड 1 में क्या क्या होता है। तो आप देखोगे खंड 1 में जो है आपके ये सब्जेक्टिव मोड में होगा। सबसे पहली चीज तो ये सब्जेक्टिव मोड में होगा खंड 1। फिर अब इसमें कहां कहां से प्रश्न होंगे, अब आप देख लीजिए सब्जेक्टिव मोड में है, पहली चीज तो ये हो गई। इसमें कहां कहां से प्रश्न होंगे, कहां कहां से प्रश्न होंगे ये देखिए। तो पहली चीज तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। कहां से होंगे, गद्यांश से संबंधित प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होते हैं, गद्यांश से संबंधित प्रश्न कैसे आ जाएंगे, तो देखो आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसके शीर्षक क्या है, उसका भाव क्या है, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हुआ पहला पार्ट आपका। इसमें मैं खंड का की बात कर रहा हूँ, मतलब सेकंड पेपर में खंड का। अब दूसरे में आता है सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। ये आपको दूसरे पॉइंट पे देखने को मिलेगा। पत्राचार आएगा इसमें। पत्राचार में क्या, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र आ जाएंगे, कार्यालयीय आदेश आ जाएंगे, विज्ञप्ति या स्मारक, ये सारी चीजें आएंगी। आपने पढ़े होंगे शासकीय और शासकीय पत्र क्या होता है, आदेश को कैसे लिखा जाता है, विज्ञप्ति लिखने का सबका अलग अलग पैटर्न है, और इसमें फॉर्मेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मेट से रिलेटेड अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आप सही पैटर्न में लिखोगे। फिर आती है पारिभाषिक शब्दावली भी पूछी जाती है। मतलब आपको पारिभाषिक शब्दावली में आप देखोगे तो अंग्रेजी से हिंदी पूछी जाएगी, कुछ शब्द हिंदी से अंग्रेजी होंगे, और इसी में पार्ट में मुहावरे और लोकोक्तियां होंगे। अब अगर बात करो कितने नंबर का आता है, तो ये भी 5 नंबर का होगा, ये पार्ट भी और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट 5-5 नंबर के होंगे। मतलब 15 नंबर की आपकी पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें आपको पत्र लेखन पूछा जाएगा, पत्राचार जैसे होता है, कार्यालय आदेश कैसे और क्या होता है, अनुस्मारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शासकीय और अशासकीय पत्र से भी।
ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली में आपको 5 शब्द दिए हुए हैं अंग्रेजी के, आपको उनको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, फिर मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी इसमें पूछे जाते हैं। अंतिम पॉइंट में इसमें देखा जाता है तो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये खंड का की बात कर रहा था, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मैंने पेपर 2 के जो फर्स्ट पेपर आपने जो मेंस का पेपर है, पेपर 1 हटा दिया आपने, पेपर 1 जीएस हो गया। पेपर 2 जो हिंदी आलेखन था, वो सामान्य हिंदी और आलेखन वाला, उसमें हमने खंड का में ये देख लिया। अब आती है बात क्या खंड खा में क्या क्या है। अब क्या हम देखेंगे खंड खा में क्या क्या है। तो खंड खा में आप क्या देख लो, खंड खा में विलोम पूछा जाएगा, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वर्तनी शुद्धि, या जो आपकी ऐसी कुछ चीजें लिखी होंगी जिसमें शुद्धि करना होता है, जैसे आप देखते हो आशीर्वाद को सही कैसे लिखते हैं, गुरुता कैसे लिखा जाता है, ये सारे चीज, कृपा कैसे लिखी जाती है, कौन सी रा लगती है, तत्सम तद्भव से रिलेटेड 6 क्वेश्चन रहेंगे, और विशेषण और विशेष से रिलेटेड भी 6 क्वेश्चन रहेंगे। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी खंड खा में। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये आसानी से होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें जो थी वो मैंने आपको, मुझे लगता है ठीक से समझा दी हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। अब आता है पेपर 3। पेपर 3 जिसके बारे में आपने पढ़ा था, जो था हिंदी निबंध लेखन। तो पेपर 3 की बात करोगे तो इसमें देखो आपको 3 ऐसे लिखने होंगे, 3 ऐसे लिखने हैं, बट आपके हर एक इसे में 3 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन से कोई ना कोई एक आपको लिखना होगा। इस तरह से आप बेसिकली बहुत ही ऐसे समझ सकते हो कि 9 एग्जाम्पल आपके पास होंगे, 9 में आपको 3 करने होंगे, हर 3 पे आपको 1 करना होगा। तो पहले पार्ट में अगर आप बात करो तो 600 शब्द का इसे लिखना होगा, 40 अंक के कैरी करेगा। टॉपिक क्या क्या इसमें रह सकते हैं, साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक रह सकता है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक रह सकता है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो राजनीतिक क्षेत्र से भी ये टॉपिक रह सकते हैं। पेपर 2 में इसी का मतलब पहला जो पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में भी फिर से वही 600 शब्द ही हैं, 40 नंबर गेन करेंगे। तो पहला इसमें हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से रिलेटेड, इसे पूछा जाता है आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार। ये आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। पेपर जो आपका पार्ट 2 है, इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि इनमें से आपको एक इसे लिखना होगा। फिर आता है नंबर 3। तो नंबर 3 वाला जो इसे होगा, उसमें देखोगे आप तो क्या लिखना होगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब देखो यहाँ पर भी ये 600 शब्दों का लिखना है और 40 नंबर ही इसके लिए भी अलॉट किए जाते हैं। और फिर आता है प्राकृतिक आपदाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती है, सूखा, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें आप देखोगे, इन पर आपको इसे पूछा जाएगा। जैसा बता रहा हूँ, देखो मैंने 3 पार्ट बनाए इसमें। पहले पार्ट में जो जो टॉपिक हैं, इनसे टॉपिक से रिलेटेड आपको एक ऐसे लिखना होगा, दूसरे पार्ट में फिर से आपको 600 शब्द का दूसरा ऐसे लिखना है, और ऐसे ही तीसरा जो आपका है राष्ट्रीय विकास योजना, ये करंट अफेयर का बेसिकली टॉपिक है, यहाँ से भी आपके ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आरओ और एआरओ एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्ड सिलेबस की एनालिसिस। अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हमें सबसे पहले प्री की तैयारी करनी चाहिए, या सबसे पहले हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या दोनों साथ में करनी चाहिए? मेरा मानना है आप तैयारी ये सोच के मत करो कि आपको प्री देना है या मेंस देना है। अगर आप सच में आरओ ऑफिसर बनना चाह रहे हो, अगर आप सच में ऐसी प्रेस्टिजियस जॉब की जब भी रिजल्ट आता है और उस लिस्ट में अपना नाम देखना चाह रहे हो, तो आपको मेहनत करनी होगी, आज से ही करनी होगी। प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अगर समय है अभी, तो आप मेंस के एसे राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप जीएस को ज़्यादा फोकस कीजिए। हिंदी में जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, उसी पैटर्न को बेस बना करके तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं चैप्टर्स भी यहाँ पे बता दूंगा कि जीएस के कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं, या प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पे कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो जीएस का पार्ट हो, हिंदी का पार्ट हो, कोई भी रहे, या कौन कौन से इसे पूछे गए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बात हो रही थी तैयारी की, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है।
मेरे हिसाब से आपको प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको फाइनली जॉब लेनी है, दोनों की साथ में तैयारी स्टार्ट करनी। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको लिख-लिख के करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप इस रूप में थोड़ा सिंसियरली लग जाएँगे तो ये आरओ जैसी प्रेस्टीजियस जॉब आपके झोली में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी का आंसर दिया जा सके। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, हमारी बाकी जो टीम काम कर रही है उसके वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि हमें आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? क्या हम लोगों में कोई और इम्प्रूवमेंट नीडेड है? हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं, हम अपनी गलतियों पे काम भी करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।